Hello friends, welcome to our channel Let's Learn from Home. My name is सूरज। हम लोगों ने MPS 002 इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम पे हमारा डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट किए थे, रियलिस्ट एंड न्यू रियलिस्ट अप्रोचेस। लास्ट टॉपिक था 1.1 इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत रियलिज्म के बारे में समझे थे। और आज का टॉपिक होगा 1.2 व्हाट इज़ रियलिज्म। आज हम लोग रियलिज्म के बारे में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और MPS 001 हमारा लेक्चर जो पॉलिटिकल थ्योरी पे है वो भी स्टार्ट हो चुका है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर विजिट भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। व्हाट इज रियलिज्म? आज रियलिज्म पढ़ते हैं। इट इमर्ज इन द मॉडर्न फॉर्म लार्जली इन द रिएक्शन ऑफ आइडियलिज्म। मतलब कह सकते हैं कि जब रियलिज्म कब स्टार्ट हुआ, तो मॉडर्न वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ। मॉडर्न वर्ल्ड में एक फॉर्म में आया रियलिज्म, ठीक है। यानी आप वर्ल्ड वॉर 2 को बेस मानो तो रियलिज्म जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको देखने के लिए मिला कि प्रचलित ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये आइडियलिज्म के रिएक्शन में फॉर्म हुआ था। रिएक्शन क्या था कि आइडियल किंग होना चाहिए। आप प्लेटो की बात ले लो तो प्लेटो क्या कहते थे कि आइडियल किंग होना चाहिए, फिलोसोफर किंग होना चाहिए। एक आइडियल यानी वर्ल्ड जो है एक आइडियलिज्म पे चले, यानी मोरालिटी पे चले। लेकिन हमारा मोरालिटी देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में। तो इस वजह से ये रियलिज्म जो है वहाँ से अपना आरंभ, मतलब आप कह सकते हो कि वहाँ से रियलिज्म स्टार्ट हुआ, एक तरह से एक फॉर्म में आने लगा, ठीक है। तो आइडियलिज्म के रिएक्शन में हुआ था। तो रियलिज्म इज नोन एज अ पॉलिटिकल रियलिज्म और रियल पॉलिटिक। मतलब कह सकते हैं रियलिज्म को अलग अलग नाम से भी बोला जाता है। जैसे पॉलिटिकल रियलिज्म भी कह सकते हैं, रियल पॉलिटिक भी कह सकते हैं। रियलिस्ट, एक रियलिस्ट जो है, रियलिस्ट आपको हो जाएगा जो रियलिज्म के आइडियाज को फॉलो करते हैं, या फिर जो थिंकर है उनके बारे में कह सकते हैं कि वो रियलिस्ट है, ठीक है। आगे है वन ऑफ द डोमिनेटिंग थॉट विद इन द डोमेन ऑफ आईआर। हम लोग रियलिज्म को एक ये भी कह सकते हैं कि आईआर में वन ऑफ द डोमिनेटिंग फैक्ट्स था, यानी वन ऑफ द थॉट, सॉरी, वन ऑफ द डोमिनेटिंग थॉट था ये, ठीक है। Shadow of realism can be seen in the work of Thucydides' account of Peloponnesian War 431 BC। मतलब कह सकते हैं कि थियोसिडाइड्स के द्वारा जो कुछ टेक्स्ट लिखे गए थे 431 BC की बात है। ये आप समझ सकते हो कि उस समय रियलिज्म का जो है आपको एक रियलिज्म एक फॉर्म में नहीं होगा, मतलब आप रियलिज्म वर्ड नहीं जान रहे होंगे कि हाँ ये रियलिज्म के अंदर कंटेंट करता है। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो आपको शैडो वहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है। वो वहाँ भी जो है ये थियोसिडाइड जो है पेलोपोनेशियन वॉर में जो है आपको बेसिकली आपको एथेनियन वॉर के बारे में मिलेगा, यानी स्पार्टा। अगर आप मूवीज़ देखे होगे तो स्पार्टा के बारे में जो आप वॉर देखते हो, एक एक स्टेट दूसरे स्टेट पे वॉर जो है उसके बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। थ्यूसिडाइड का जो टेक्स्ट है फेलोपोनेशियन वॉर के बारे में, ठीक है। तो उसमें भी आपको उसका रिलेंस देखने के लिए मिलेगा रियलिज्म का, ठीक है। कि वहाँ जो है इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट मतलब स्टेट के इंटरेस्ट पे बात होती थी, ठीक है। यानी ह्यूमन नेचर आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। इट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वर्क ऑफ सुन तेंज द आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है। ये जो एक चाइनीज थिंकर है सुन तेंज, मतलब ये उनका बुक था आर्ट ऑफ वॉर। तो उसमें भी आपको इसका रिलेंस मिलेगा, जो आपको मॉडर्न समय से बहुत पहले की बात है ये, ठीक है। यानी आप वर्ल्ड वॉर 2 को ले लो तो उससे पहले की बात है ये सब, ठीक है। इन द 20th सेंचुरी रियलिज्म इमर्ज एज डोमिनेंट इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। मतलब ये कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी में जो था ये रियलिज्म जो है कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रिलीजन एक यानी प्रभावी थॉट माना जाने लगा, ठीक है। कि हमारे वर्ल्ड पे किस तरह मतलब इसका जो प्रभाव क्या है, ठीक है। रियलिज्म के बारे में आपको बहुत सारे इंटरनेशनल थॉट्स में दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इट केम विद द आइडिया दैट ऑल कंट्रीज आर यूनाइटेड अंडर द हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट। एक वर्ड आया आपको, एक हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि इट केम विद द आइडिया दैट कंट्रीज आर यूनाइटेड, मतलब हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पे यूनाइट है कंट्री, यानी अपने इंटरेस्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यानी नेशन फर्स्ट की बात हो रही है, ठीक है। यानी सिर्फ हम नेशन को ही लेके चल रहे हैं, बाकी वर्ल्ड अगर आप बाकी अदर यानी अपने एक सॉवरेन नेशन के अलावा अगर किसी की बात की जाए तो उसका जो डिसीजन होता है बाइंडिंग नहीं होता है किसी भी इंडिपेंडेंट या सॉवरेन नेशन पे। तो इस तरह से अपने इंटरेस्ट की बात होने लगी। आगे है example of second world war become more popular as expanding the harmony of interest। मतलब आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो वर्ल्ड वार को आप एग्जाम्पल मान सकते हो कि वो हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट का जो था एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा किया। किस तरह? तो ये जो है वर्ल्ड वार जो है एक तरह से आपको सेकेंड वर्ल्ड वार देखने के लिए मिलेगा कि इसमें कोई हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट था,
किसी का एक जेन्युइन आप कह सकते हो कि मास इंटरेस्ट नहीं था, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था, वो स्टेट का अपना इंटरेस्ट कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि वो हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में उभर के आया वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट के रेलिवेंट में। आगे है, इट प्रेजेंटेड ए डिफरेंट व्यू ऑफ आइडियलिस्ट, मतलब डिफरेंट व्यू फ्रॉम आइडियलिस्ट, मतलब कहा जा रहा है कि रियलिज्म जो था वो आइडियलिज्म से डिफरेंट व्यू अपना प्रेजेंट किया, कुछ अलग दिखाया। आइडियलिज्म क्या था कि आइडियलिज्म आपको समझ, थोड़ी देर पहले भी आपको बताया गया कि आइडियलिज्म जो था वो मोरालिटी पे था, ठीक है, फिलोसोफर, यानी एक आइडियल किंग होना चाहिए, इस तरह का आइडियल स्टेट होना चाहिए जो सबको लेके चले, हर चीज को देखे, आप अपनी कंट्री को भी देखे और बाहर वाले कंट्री के भी पीपल्स के बारे में सोचे। एक आइडियलिज्म ये हो गया, ठीक है, एक ह्यूमन मतलब एक मोरालिटी के बेस्ड पे, ठीक है, करुणा के बेस्ड पे हो गया ये आइडियलिज्म। लेकिन हमारा रियलिज्म उस पर नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव अपना प्रेजेंट किया रियलिज्म आइडियलिज्म से। आइडियलिज्म एम्फेसिस दैट आईआर शुड बी गाइडेड बाय मोरालिटी। देखिए ये भी है कि आइडियलिज्म का मानना था कि आईआर शुड बी गाइडेड बाय मोरालिटी, मोरालिटी पे बेस होना चाहिए आईआर, हमारा रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो मोरालिटी पे बेस्ड होना चाहिए। लेकिन रियलिज्म का ऐसा नहीं था। रियलिज्म टॉक्स अबाउट पावर पॉलिटिक्स इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि रियलिज्म का इस तरह का नहीं था, आइडियलिज्म बेस्ड पे नहीं था, डिफरेंट था। तो डिफरेंट क्या था, वो पावर पॉलिटिक्स की बात करता था, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द नेशन की बात करता था, यानी नेशन का क्या इंटरेस्ट है, नेशन का क्या डिमांड है, उसके बारे में बात करता था। तो यहाँ एक टर्म निकल के आया, नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट क्या हुआ कि जो नेशन के बारे में बात करे, सिर्फ नेशन के ही बारे में सोचे, ठीक है, तो उसको बोला जाता है नेशनल इंटरेस्ट। और अब इसमें आपको पावर देखने के लिए मिलेगा, पावर का रोल देखने के लिए मिला, पावर पॉलिटिक्स दिखा दिखा ठीक है। देयर आर सम फैक्ट्स अंडर द रियलिस्ट पर्सपेक्टिव वी मस्ट नो, देन वी कैन अंडरस्टैंड द रियलिज्म इन अ बेटर वे। मतलब कह सकते हैं कि कुछ कुछ फैक्ट्स है जो आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, तब हम लोग रियलिज्म को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा फैक्ट है। द नेशन इज सॉवरेन, मतलब फर्स्ट पॉइंट है कि कहा जा रहा है कि नेशन इज सॉवरेन, यानी अगर रियलिज्म की बात करें, अगर स्टेट की बात करें, ठीक है, स्टेट, अगर यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जहां भी स्टेट की बात आ गई, आप कंट्री को लेकर चलना, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में आपको कंट्री वर्ड बहुत कम यूज मिलेगा, लेकिन स्टेट जो है आपको बहुत ज्यादा दिखेगा, ठीक है, यानी यूज किया हुआ मिलेगा। तो आप लोग ये बात समझ लेना कि जब भी स्टेट की बात हो रही है तो कंट्री की बात हो रही है, और स्पेसिफिक वे में अगर हम इंडियन स्टेट्स की बात करेंगे तो वहां मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है, कि ये इंडियन स्टेट की बात हो रही है। द नेशन इज सॉवरेन, मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि स्टेट जो है एक सॉवरेन है, ठीक है। यानी वो यहाँ आपको सॉवरेन का डीप मीनिंग अभी नहीं जानने की जरूरत है, तो डीप मीनिंग आप लोग आगे मिलेगा जानने के लिए। तो अभी बस समझ लेना है कि नेशन इज इंडिपेंडेंट, वो डिसीजन ले सकता है खुद का, ठीक है। स्टेट इज नेशन इज सॉवरेन। The state can act as an independent and autonomous entity both within and outside the state। मतलब कहा जा रहा है इस पॉइंट में कि स्टेट कैन एक्ट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता है अपने कंट्री में भी और आउटसाइड ऑफ द नेशन, मतलब आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द नेशन। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट अपने अंदर भी अपना रूल तो चला ही सकता है, लेकिन आउटसाइड में, जैसे रियलिज्म में आपको क्या देखने वाला कि एक नेशन इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो नेशन इंटरेस्ट ये भी हो सकता है कि हम अगले दूसरे नेशन पे कब्जा कर ले, तो वो भी स्टेट का ही डिसीजन है। तो वो इंडिपेंडेंटली जो है दोनों डिसीजन ले सकता है कि नेशन के अंदर का भी और नेशन के बाहर का भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड कॉलोनियल वॉर। एक तरह से आपको एग्जांपल देखने के लिए, ये एक तो नेशनलिज्म और कॉलोनियल वर्ल्ड जो था ये क्या था, एक तरह से आप कब्जा करने की कोशिश की गई, यानी उस एरिया को अपने अकॉर्डिंग रूल करने की कोशिश की गई। तो आपको एक तरह से रियलिज्म का इसमें रिलेंस देखने के लिए मिला, ठीक है। और जब नेशनलिज्म की बात कहाँ से आ गई, अपना स्टेट, यानी कॉलोनिज्म जब उस पर कब्जा करने लगा तब आपको नेशनलिज्म की भाव आया, नेशनलिज्म के बारे में जानने के लिए मिला कि हाँ, नेशनलिज्म क्या होता है कि मेरा मेरा नेशन, हमारा नेशन, यानी मेरा नेशन। अगर आपको इंडियन के अलावा कुछ अगर आपको बोल दिया जाए तो आपको दुख हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा नेशन है, नेशनलिज्म की भाव आ जाती है यहाँ, ठीक है। तो दोनों चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ, नेशनलिज्म में आपको भी, नेशनलिज्म में भी रियलिज्म का रिलेंस देखने मिलेगा कि मेरा नेशन, और कॉलोनियल वन में भी देखने के लिए रियलिज्म का मिलेगा कि ह्यूमन इंटरेस्ट पे बात कर रहा है कि वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में आपको रियलिज्म का रिलेंस देखने के लिए मिलेगा। आगे है, ट्रांसफॉर्मिंग डिफरेंट स्टेट इनटू ए कोहेसिव पॉलिटिकल कम्युनिटी। मतलब एक रियलिज्म का आपको फैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें कि जो है स्टेट जो है वो धीरे धीरे जो है पॉलिटिकल कम्युनिटी को कोहेसिव बना दे रहा है। मतलब एक आइडियल किंग से होते हुए वो धीरे धीरे पॉलिटिकल कोहेसिव हो जा रहा है, ठीक है, यानी कोयास जनरेट हो जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। आगे है, international organizations such as UN is
पेरिफेरल एंटिटी ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो वर्क कर रहा है, लेकिन अगर हम रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक तरह से पेरिफेरल एंटिटी है, यानी वो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग घूम रहा है। यानी कोई भी कंट्री अगर एक इंटरनेशनल सिस्टम को रूल कर रहा है, अगर आप मल्टीपोलर वर्ल्ड और बायपोलर वर्ल्ड या सिंगल पोलर वर्ल्ड की बात करो, अगर सिंगल पोलर वर्ल्ड में एक यूनाइटेड नेशन है, तो वो जो यूनाइटेड नेशन है वो इंटरनेशनल सिस्टम किसके हाथ में है? जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक यानी सिंगल पोलर वर्ल्ड में एक एंटिटी है, उसके अकॉर्डिंग घूम रहा है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। तो आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही यूनाइटेड नेशन या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन घूमता है। लेकिन क्यों इस तरह कहा जा रहा है? क्योंकि आप अगर देखो यूनाइटेड नेशन, WTO या जो भी हो, हर उसका जो गाइडलाइंस जो होता है, मतलब आदेश नहीं, मतलब आप कह सकते हो कि उसका गाइडलाइंस किसी भी स्टेट के लिए फॉलो करना मैंडेटरी भी मतलब मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। यानी आप उसको फॉलो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो इस तरह से होता है। तो वो एक इंटरनेशनल सिस्टम के ही अराउंड घूमता रहता है। लेकिन एक स्टेट खुद एक नेशन सॉवरेन है, मतलब वो फ्रीडम है कि उसकी बात माने या ना माने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्या है। तो ये आप लोग को एक तरह से स्टेट के बारे में एक चार्ट बनाया गया है। तो इसमें क्या क्या स्टेट जो है किस तरह से अपना फंक्शन रोल करता है, आपको रियलिज्म अच्छे से समझने में मदद मिलेगी इससे। तो स्टेट क्या है कि सॉवरेनिटी जो है स्टेट के अराउंड घूमता रहता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है स्टेट, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो भी स्टेट इंक्लूड करता है अपने में। नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे NGOs हो गए, यूनाइटेड, मतलब और सब जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो भी जितने भी हैं, तो वो स्टेट के अंडर ही अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो भी स्टेट पे ही डिपेंड करता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी स्टेट पे डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हो कि स्टेट जो है यहाँ सुप्रीम है। स्टेट हर चीज को इंक्लूड करता है अपना। आप स्टेट के अंदर, यानी हर चीज के अंदर स्टेट इंक्लूड नहीं हो सकता है, लेकिन स्टेट के अंदर जो है हर चीज इंक्लूड होता है। तो आगे बढ़ते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स उसमें इंक्लूड होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि NGOs जो भी हैं या फिर नॉन गवर्नमेंटल जो भी जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो वो भी इसमें इंक्लूड करता है। नॉन स्टेट एक्टर ऑपरेट विद इन द पॉलिटिकल एरेना। आप कह सकते हो कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो है पॉलिटिकल एरेना के अंदर ही वर्क करते हैं। पॉलिटिकल एरेना जो हो गया, अगर आप गवर्नमेंटल सिस्टम की बात करो, यानी डेमोक्रेसी की बात करो, तो वो जो नॉन एक्टर्स जो है, नॉन स्टेट एक्टर्स पॉलिटिकल एरेना, यानी कुछ यानी पॉलिटिकल एरेना गवर्नमेंट के अंडर ही वर्क कर रहा है, आप ये समझ लो। स्टाटस स्टेट्स जो है, स्टेट सुपरमेसी रिमेन अनचैलेंज्ड। आप कह सकते हो, यहाँ एक अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आप स्टेट की सुपरमेसी को आप, किसी भी फॉर्म में आप चैलेंज करने की कोशिश करते हो, तो आप वो चैलेंज नहीं की जा सकती है। अगर स्टेट सॉवरेन अपने आप को सॉवरेन घोषित कर चुका है या सॉवरेन मान रहा है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी पर्सपेक्टिव में, ठीक है। नथिंग इज अबव द स्टेट। और कहा जा सकता है कि स्टेट के अबव कुछ नहीं है, कुछ भी हम स्टेट के अबव हम नहीं मानते हैं, ठीक है। यानी रिलीजन का ये कहना है कि स्टेट से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे 1.2 में। फर्स्ट पॉइंट है ये 1.2.1, वन रियलिज्म और मैनी। मतलब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक ही रियलिज्म है या और भी रियलिज्म है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है देयर इज ए नो म्यूचुअल कंसर्न्स अमॉन्ग द थ्योरिस्ट। मतलब हम लोग क्या कहना, बेसिकली कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे रियलिस्ट थिंकर्स हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कोई म्यूचुअल कंसर्न्स नहीं मिलेगा आपको। यानी हर कोई अपने तरीके से बात करते हैं रियलिज्म से पर्सपेक्टिव में या रियलिज्म को लेके, ठीक है। तो डिफरेंट थ्योरिस्ट सेपरेटेड वन रियलिज्म फ्रॉम अदर। मतलब बहुत सारे थ्योरिस्ट जो थे, बहुत सारे रियलिज्म को अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट करने की कोशिश किए। कुछ ने बांट दिया, कुछ ने यानी आप कह सकते हो कि टाइमलाइन के अनुसार से आपको डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स देखने के लिए मिलेगा रियलिज्म से रिलेटेड, ठीक है। बेसिकली हम लोग रियलिस्ट स्कूल कैन बी डिसाइडेड ऑन द टू कैटेगरीज। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि रियलिस्ट स्कूल को हम दो कैटेगरी में डिसाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी है? एक है क्लासिकल रियलिज्म और एक कंटेम्प्रेरी रियलिज्म और न्यू रियलिज्म। तो क्लासिकल रियलिज्म और कंटेम्प्रेरी रियलिज्म और न्यू रियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिकल रियलिज्म। और बेसिकली आप इस बात को ध्यान रखना है कि क्लासिकल रियलिज्म जो आएगा आपको रियलिज्म का ही लगभग जो है आपको ओल्ड रियलिज्म के बारे में ही बात करता है, जो हमारा बाकी सब अभी जो जो हम लोग पढ़े उसके बारे में बात करेंगे बेसिकली क्लासिकल रियलिज्म। तो 1.2.2 है क्लासिकल रियलिज्म। तो देखते हैं क्लासिकल रियलिज्म में क्या क्या। क्लासिकल रियलिज्म व्हाइल एक्सप्लेनिंग द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंक्लूड द थ्योरीज लाइक थियोसिडाइड्स एंड E.H. Carr टू
हैंस जे मोर्गेंथो। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि क्लासिकल रियलिज्म अगर जब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें थ्योरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। तो इसमें कौन कौन से थ्योरिस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? थ्योसिडाइड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, ईएच कार को इंक्लूड कर सकते हैं, हैंस मोर्गेंथो को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब जो है एमिनेंट थिंकर थे रियलिज्म को लेकर, जो क्लासिकल रियलिज्म एक तरह से आपको ओल्ड रियलिज्म, आप इसको एक तरह से कह सकते हैं कि ओल्ड रियलिज्म के बारे में बात हो रही है। तो ये सब जो है थ्योरिस्ट इंक्लूड होंगे इसमें। तो इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका टेक्स्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे है दे वर मोस्ट फेमस इन द पोस्ट वॉर रियलिज्म। मतलब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आप रियलिज्म का बेस मानो, यानी वहां से उदय का बात मानो, तो पोस्ट वॉर जो है, पोस्ट वॉर के बारे में जब बात करते हैं तो हम लोग इन सब थिंकर्स के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं या इन सब थिंकर को समझने की कोशिश करते हैं। क्लासिकल रियलिज्म एज्यूम्स दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एन एंडलेस स्ट्रगल ऑफ पावर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि क्लासिकल रियलिज्म जो है एज्यूम करता है, अपने क्लासिकल रियलिज्म मानता है, ठीक है, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है स्ट्रगल ऑफ पावर है। यानी पावर का स्ट्रगल आपको क्लासिकल रियलिज्म में बहुत देखने के लिए मिलेगा। यानी पावर की चर्चा, पावर की जो बातें हैं आपको बहुत सारे यानी लगभग थॉट में आपको, लगभग राइटिंग में या लगभग आपको हर किसी के थिंकर के टेक्स्ट में आपको पावर का रोल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जस्टिस, लॉ एंड सोसाइटी हैव नो प्लेस और कंप्रोमाइज्ड। मतलब कह सकते हैं कि जस्टिस, लॉ एंड सोसाइटी, ये सब जो था कि या तो एग्जिस्ट नहीं करता था या कंप्रोमाइज्ड था, यानी उसके बारे में बात नहीं की जाती थी। अगर आप एथेनियन वॉर के बारे में देखो तो वहाँ जस्टिस, कोई जस्टिस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर आपको सिर्फ एक मिलिट्री के, यानी एक किस तरह उनका जो सेना है उसको कंट्रोल किया जाए, उसमें लॉ देखने के लिए मिलेगा। बाकी कोई भी लॉ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ह्यूमन लॉ, ना नेचुरल लॉ, कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर कुछ कुछ देखने के लिए भी मिलेगा तो लेकिन वो कंप्रोमाइज्ड रहेगा। ठीक है, यानी आप उसको कह सकते हो कि वो एक अभी जिस तरह मॉडर्न फॉर्म में आप देख रहे हो उस तरह का आपको फॉर्म में देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कंप्रोमाइज मतलब उन पे भी रूल कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा कि अदर एक्टर या कुछ भी रूल किया जा रहा है। ठीक है, इट इज द चेंजिंग पावर ऑफ पॉलिटिकल कन्फिगरेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मतलब कह सकते हो कि रियलिज्म जो है, क्लासिकल रियलिज्म जो है, एक चेंजिंग पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स को कैसे कैसे चेंज किया जा रहा था, कैसे कैसे ये कन्फिग्रेट किया जा रहा था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है रियलिज्म या क्लासिकल रियलिज्म। ठीक है, एक चीज और ध्यान देनी है कि जब रियलिज्म की बात आ गई तो आप सिर्फ मतलब आप क्लासिकल रियलिज्म के बारे में बात आएगी तो आप तो रियलिज्म के बारे में समझ रहे हो कि वो सारा पॉइंट आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अगर स्पेसिफिक पूछा जाए कि नियो रियलिज्म और कंटेम्प्रेरी रियलिज्म के बारे में तो वो थोड़ा डिफरेंट है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्लासिकल रियलिज्म बिकेम मोर फैशनेबल ड्यूरिंग द इंटर वॉर पीरियड। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब रियलिज्म का उदय हुआ, यानी क्लासिकल रियलिज्म का जब उदय हुआ, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो थोड़ा सा फैसिनेटिंग था, थोड़ा सा अलग था, बाकी सारे एडलिस्ट थिंकर से थोड़ा सा अलग था, समझने के लिए और इंटरेस्टिंग भी था। ठीक है, और इस समय वॉर पीरियड था तो थोड़ा सा आपको उसका जो है थॉट जो है कहीं ना कहीं प्रूफ किया जा सकता था कि हाँ ऐसा कंडीशन है, ये वॉर हो रहा है, स्टेट ऑफ यानी नेशन जो है अपने इंटरेस्ट के लिए वर्क कर रही है, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे वॉर देखने के लिए मिल रहा था। तो इस वजह से वो फैसिनेटिंग था, फैशनेबल था उस समय। आगे है पावर एंड विल इज द डोमिनेटिंग फैक्टर इन द ह्यूमन नेचर। हम लोग कह सकते हैं कि पावर और विल जो था वो डोमिनेटिंग फैक्टर था। पावर क्या था? पावर और विल। पावर मतलब कि स्टेट जो है पावर अपने अपने पावर का उपयोग, मतलब पावर किस तरह से वो यूज कर सके उसके बारे में बात की जाने लगी। ठीक है, और विल यानी पावर कहाँ आती है? जहाँ विल होती है। विल जब तक नहीं रहेगा तब तक पावर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो विल जो है स्टेट जो है ह्यूमन नेचर के अनुसार से विल भी था और पावर का भी रोल आपको देखने के लिए मिलेगा क्लासिकल रियलिज्म में। द स्टेट इज सेल्फ सीकिंग एंड egoistic इन द रिएक्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, मतलब स्टेट जो है सेल्फ सीकिंग एंड egoistic था। स्टेट जो है, स्टेट मतलब आप कह सकते हो कि स्टेट इगोइस्टिक नेचर का होता है। जैसे आप ह्यूमन बिहेवियर का जो है नेचर जो होता है वो भी इगोइस्टिक होता है। आप हर्ट हो जाते हो जल्दी। ठीक है, आपको कुछ बातें बुरी लग जाती है, आप कुछ पाना चाहते हो, आपका कुछ गोल है, तो स्टेट भी जो है इसी तरह एक अपना गोल अचीव करना चाहता है, एक ह्यूमन बिहेवियर की तरह वर्क करता है स्टेट भी। ठीक है, कि उनके कुछ गोल होते हैं, कुछ अचीव करना चाहता है, यानी वो पावर चाहता है ह्यूमन बीइंग। तो इसी तरह से स्टेट का भी उसी तरह है, ह्यूमन नेचर का ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको स्टेट में भी देखने के लिए मिलेगा क्लासिकल पॉलिटिक्स, क्लासिकल रियलिज्म में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्यूसिडाइड्स एंड मोर्गेंथो,
पावर सीकिंग बिहेवियर ऑफ द स्टेट इज रूटेड इन बायोलॉजिकल डाइवर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब कहा जा सकता है कि थियोसिडाइड्स और मोरगेंथो के अनुसार से पावर सीकिंग बिहेवियर जो है वो बायोलॉजिकल ड्रिवन है ह्यूमन बींग्स से। मतलब बायोलॉजिकल आपको कंडीशन देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें बायोलॉजिकल फैक्ट्स देखने मिल जाएगा कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो पावर सीकिंग है। हर किसी में थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो कुछ पावर चाहता है, ठीक है, कुछ डिजायर है उसका, कुछ गोल है ह्यूमन बीइंग का, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा स्टेट के अकॉर्डिंग में। थियोसिडाइड ने भी ये कहा और मोरगेंथो ने भी इस बारे में बात की। इट इज द स्ट्रगल ऑफ बिलोंगिंग। मतलब आप कह सकते हो कि आपकी चीज, जैसे आप अगर ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करो तो किसी भी चीज को आप अपनी चीज मानते हो। जैसे आपकी कुछ बुक्स है या पेन है जो आप इंटरेस्टेड हो, मतलब आप लिखते हो उससे बहुत अच्छे से, तो आप क्या कहते हो कि वो मेरी चीजें हैं, वो मेरा बिलोंगिंग है। आपसे वो कोई मांग लेता तो आपको थोड़ा बात हो, मतलब आप इस बारे में सोचने लगते हो कि हाँ वो पेन मेरे पास वापस कब आ जाए, ठीक है, तो ये मेरी चीज होती है, बिलोंगिंग होती है। तो इसी तरह स्टेट भी है कि वो बिलोंगिंग है, नेशन बिलोंगिंग है, मेरा नेशन, ठीक है, तो इसको मैं अपने किस तरह से रेगुलेट कर सकता हूँ ये मैं देखूंगा, ठीक है। ये नेशन जो है इसी तरह से बात करता है, बिलोंगिंग, अपना स्ट्रगल, यानी स्ट्रगल ऑफ बिलोंगिंग, यानी बिलोंगिंग की बात करती है, ठीक है। तो स्ट्रगल दैट इज ऑफ्टन वायलेंट। मतलब आप कह सकते हो कि ये स्ट्रगल जो है, ये बिलोंगिंग का स्ट्रगल जो है कभी कभी वायलेंट भी हो सकता है। मतलब जैसे आप वायलेंट इन द सेंस, अगर आप बात करो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एग्जांपल लेते हैं तो वो वायलेंट एक्शन था, ठीक है, यानी वो बिलोंगिंग का, ये चीज मेरी है, ये एरिया, ये टेरिटोरी मेरी है, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप लेके चलोगे ये मेरी है, तो कभी कभी वो चीज होता है कि वो वायलेंट एक्शन में भी क्रिएट हो जाता है, यानी वायलेंट वॉर का भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है, समटाइम्स, ठीक है। पेट्रोटिक पेट्रोइक पेट्रोटिक वर्च्यू इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव। मतलब इसमें कहा जाता है कि पेट्रोटिक वर्च्यू इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव। मतलब पेट्रोटिक वर्च्यू है, इसमें एक नेशनलिज्म की भाव आ रही है। जब आपका वो बिलोंगिंग हो जाएगा तो वो आपका जो है एक तरह से आप स्टेट को कह सकते हो कि यहाँ मेरा देश है, ठीक है। तो आपका जब ये बात आ गई कि हाँ ये मेरा देश है, तो आप में एक पेट्रोटिक भाव आ गया, पेट्रोटिक वर्च्यू आ गई, यानी आप नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे हो कि हाँ हम क्या कहते हैं, नेशनल है, मतलब ये मेरा देश है और हम इसके देशवासी हैं। तो एक पेट्रोटिक हो गया, पेट्रोटिक नेचर आपको दिखने के लिए मिलेगा स्टेट के पर्सपेक्टिव में। ये भी एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है। इट इज बेटर बिटवीन गुड एंड एविल। मतलब इट इज बैटल बिटवीन गुड एंड एविल। मतलब कह सकते हैं कि इट इज बेटर, ये बैटल है कि अच्छा क्या है या और खराब क्या है। आप इस सेंस में भी देख सकते हो स्टेट का कि कुछ स्टेट अपने आप को आप अच्छा समझते हैं, ठीक है, अच्छा मानते हैं और बुराई को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में भी आप कह सकते हो कि एक तरह से बैटल है ये गुड और एविल के बीच में। अब हम लोग क्लासिकल रियलिज्म कुछ थिंकर्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था, उनका टाइम फ्रेम क्या था, उनके टेक्स्ट क्या क्या थे, उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थियोसिडाइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है 430 टू 406 बीसी। तो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये बीसी की, बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। तो आपको ये जो एक तरह से प्रॉपर फॉर्म में आपको रियलिज्म के फॉर्म में आपको नहीं देखने मिलेगा, लेकिन आपको उनके जो रेलिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इन सारे बुक्स में, जो एथेनियन वॉर के बारे में डिस्कस किया गया था। तो पेलोपोनेशियन वॉर जो था वो एथेनियन वॉर पे बेस्ड एक बुक थी जो थियोसिडाइड के द्वारा लिखा गया था। तो उसमें बिग आइडियाज क्या थे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज derived by the endless struggle of power which was it rooted in human nature। मतलब इस पॉइंट के बारे में आपको पहले भी डिस्कस कर दिया गया है कि ये स्ट्रगल था पावर का, ठीक है। चार्ट आप इसको नोट कर सकते हो, आप अगर इसको नोट कर सकते हो तो आप बहुत अच्छे से क्लासिकल रियलिज्म को कहीं भी लिख सकते हो या अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हो। तो इस पॉइंट के बारे में आपको बेसिकली बताया गया था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है इंडलस पावर स्ट्रगल है पावर का, जो रूटेड है ह्यूमन नेचर से, यानी ह्यूमन नेचर से वो स्ट्रगल ऑफ पावर को लिया गया है या वहां से आप उसका सोर्स समझ सकते हो, ठीक है। जस्टिस लॉ एंड सोसाइटी हैव नो प्लेस और कंप्रोमाइज। मतलब कहा जा रहा है कि जस्टिस और लॉ सोसाइटी जो था उसका कोई जगह नहीं था या फिर कंप्रोमाइज किया गया था। इस पॉइंट को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे मैकियावेली। तो वो हमारा एंशिएंट, अगर आप इंडियन हिस्ट्री को आप टाइमलाइन समझने लेके चलो तो आपको थियोसिडाइड जो आपको एंशिएंट हिस्ट्री में देखने के लिए मिलेगा, और मैकियावेली आपको मेडिवल हिस्ट्री में देखने के लिए मिलेगा, और मोरगेंथो जो थे वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सेकंड है हमारा मैकियावेली 1532 एडी। तो ये 1532 के बारे में समय टाइम पीरियड में बात हो रही है, मेडिवल के टाइम में। तो की टेक्स्ट है द प्रिंस।
उन्होंने उनका जो टेक्स्ट था वो द प्रिंस था। टेक्स्ट को भी थोड़े बहुत याद रखनी है जो नेट जेआरएफ में आपको काम आएगी। बिग आइडियाज क्या क्या था? पॉलिटिकल रियलिज्म रिकॉग्नाइज दैट प्रिंसिपल्स आर सबऑर्डिनेट टू पॉलिटिक्स। मतलब कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल्स जो है वो सबऑर्डिनेट टू पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का सबऑर्डिनेट है, सॉरी। तो पॉलिटिक्स प्रिंसिपल जो भी पॉलिटिकल रिलीजन से यानी जितने भी प्रिंसिपल्स है वो पॉलिटिक्स का सबऑर्डिनेट है, ठीक है। द अल्टीमेट स्किल्स ऑफ स्टेट लीडर इज टू एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट टू द चेंजिंग पावर पॉलिटिकल कन्फिगरेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मतलब आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल तो सबऑर्डिनेट है पॉलिटिक्स का, और उसका अल्टीमेट क्या है, उसका अल्टीमेट स्किल्स क्या है कि वो स्टेट लीडर बनाए। और लीडर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, अडॉप्ट करता है चेंजिंग पावर को, यानी जो पावर का चेंजिंग नेचर है उसको अडॉप्ट कर रहा है। कुछ लीडर्स आपको, जैसे आप अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करो तो मौर्यन जो साम्राज्य था, पहले वाले जो साम्राज्य थे उसको हराकर, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो गुप्ता वंश था, तो उसको हराकर हमारा जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन साम्राज्य का स्थापना की थी। तो आप कह सकते हो कि ये चेंजिंग नेचर था, ये चेंज किया जा रहा था, ठीक है। तो मेडिवल टाइम में आपको यही सब देखने के लिए मिलेगा कि एक मतलब कोई राजा दूसरे राजा पर अटैक करके वो स्टेट को कब्जा कर सकता था, तो चेंजिंग पावर था ये, ठीक है। या उसी तरह से आपको वर्ल्ड का कन्फिगरेशन उसी फॉर्म में आपको देखने मिलेगा कि कोई भी राजा एक दूसरे राज्य पे अटैक करके वो मतलब उसको अपने राज्य में शामिल कर लेना या वहां पे अपना राज्य चलाने की बात हो रही थी, यानी चेंजिंग पावर था, ठीक है। पॉलिटिकल कन्फिगरेशन देखा जाए यहाँ तो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब आते हैं मोरगेंथो के बारे में। तो ये सब जो आप लिख सकते हो, आप नोट कर सकते हो और अपने एग्जाम में लिख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी आप चार्ट बना के लिखो तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ये भी ध्यान रखने हैं। और आगे है मोरगेंथो के बारे में पढ़ेंगे। ये मॉडर्न इंडिया की बात हो रही है, 1948 एडी। तो इनका की टेक्स्ट था पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन। तो इसमें हम लोग पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन के बारे में बात करेंगे। इनका टेक्स्ट था तो इंपॉर्टेंट है, मोरगेंथो 1948 एडी। तो इसका बिग आइडियाज क्या है? पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय लॉ दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन नेचर। ये भी ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, तो मॉडर्न सेंस आ गया, यानी आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात हो रही है। तो पॉलिटिक्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन नेचर, यानी पॉलिटिक्स इज गवर्न। पर इसमें कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स जो है गवर्न किया जाता है ह्यूमन नेचर से। ह्यूमन नेचर से हमारा गवर्निंग सिस्टम जो जनरेट हुआ है वो ह्यूमन नेचर से हुआ है। पॉलिटिक्स जो है ह्यूमन नेचर से गवर्न किया जाता है। द मैकेनिज्म वी यूज टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड इन द टर्म ऑफ पावर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मैकेनिज्म अगर हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो आप कह सकते हो कि इट इज डिफाइंड फ्रॉम द टर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पावर। यानी आपको इंटरेस्ट ऑफ पावर देखने के लिए मिलेगा जब हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मैकेनिज्म उसका समझने की कोशिश करते हैं, कि स्टेट का मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं या एक नेशन का जो मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो वहाँ आपको पावर का रिलेंस देखने के लिए मिलेगा। यानी पावर का जो है आपको बातें होगी, पावर के बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको शोइंग मतलब नेशन जो है कितना पावरफुल है वो दिखाने की कोशिश की जाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो ये मोरगेंथो के बारे में था। तो बेसिकली हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन के बारे में पढ़े क्लासिकल रियलिज्म में। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटेम्प्रेरी रियलिज्म और न्यू रियलिज्म। तो इसमें नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग कंटेम्प्रेरी रियलिज्म और न्यू रियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर थोड़ी लेंदी हो जाती है, इस वजह से मैंने इसको नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करने का सोचा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी का भी लेक्चर स्टार्ट हो चुका है और सेकेंड ईयर का भी लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग प्लीज़ विजिट कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।